ऊष्मीय चालकता। आज हम लोग ऊष्मा लेसन का पार्ट 3 वीडियो पढ़ने वाले हैं। क्लास 10 के लिए ये वीडियो बनाया गया है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं ऊष्मा के स्थानांतरण के बारे में, मतलब ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह तक कितनी विधियों से जा सकती है। ये हम लोग पहले क्लासों में पढ़ चुके हैं कि ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधियों से होता है: चालन, संवहन और विकिरण। चालन का मतलब एक पदार्थ के अंदर ही अणुओं के कंपन के कारण किसी पदार्थ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा का प्रवाहित होना, या गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु तक टच करके कांटेक्ट में ऊष्मा का प्रवाह होना। तो यहाँ पर किसी भी अणु का एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरण नहीं होता, सिर्फ ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह तक जाती है। जैसा कि चित्र में दिखा हुआ है, एक आदमी हाथ में रॉड लेके है, तो यहाँ पर दूसरा सिरा गर्म किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मान लो लोहे का रॉड है कि लोहे के अणु आग के पास से आदमी के हाथ तक पहुँचे तब जाके गर्म हो रहा है। सिर्फ यहाँ पर ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, लेकिन कणों का स्थानांतरण नहीं हो रहा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें संवहन, तो यहाँ पे कुछ और स्थिति है। पानी को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो पानी के नीचे वाला हिस्सा ठंडा होता है और ऊपर वाला हिस्सा होगा गर्म। क्यों? क्योंकि गर्म चीज़ें नीचे से ऊपर जाएंगी, लेकिन ऊष्मा तो नीचे की तरफ से आ रही है। तो यहाँ पर एक साइकिल बन जाएगा, इनको बोलते हैं हम लोग कन्वेक्शन करंट। यहाँ पर संचालन संवहन के माध्यम से नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे पानी का प्रवाह होना शुरू होगा। पानी गर्म होकर ऊपर जाएगी और ऊपर का जो ठंडा है जल वो नीचे आ जाएगा। इस तरह से सर्कुलेशन चलता रहेगा, इसे कहते हैं संवहन। और लास्ट है विकिरण, मतलब किरणों के माध्यम से जब प्रकाश के तरंग की तरह ही ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह तक जाए तो उसे बोलेंगे विकिरण। इन तीनों में से हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे चालन के बारे में। तो ऊष्मा चालकता के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ऊष्मा का चालन किस प्रकार है, देखो। किसी पदार्थ में ऊष्मा का स्थानांतरण की ये वह विधि है जिसमें पदार्थ के कणों का विस्थापन नहीं होता, सिर्फ ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। जैसा चित्र में पहले भी बताया गया है, जिन पदार्थों से आसानी से ऊष्मा का चालन होता है उन्हें हम लोग सुचालक कहते हैं, और जिनसे आसानी से नहीं होता उन्हें कुचालक कहते हैं। इंजन का परीक्षण। इंजन के एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को क्या पता चला, ये हम लोग पहले उसकी बनावट देख के समझेंगे। देखो, ये एक उपकरण है इंजन एक्सपेरिमेंट का। यहाँ पर एक आयताकार पात्र है और इस पात्र के दीवार पर छेद कर दिए गए हैं। इन छेदों पर कॉर्क के सहारे कुछ रॉड्स डाल दिए गए हैं विभिन्न पदार्थों के, कोई कांच का, कॉपर का, आयरन का, इस तरह से अलग अलग पदार्थों के रॉड्स डाले गए, लेकिन सभी समान आकार के हैं, लेकिन पदार्थ अलग अलग है। और अंदर बाहर की तरफ से समान लंबाई तक वो बाहर निकले हुए हैं, और इन सब पर मोम का लेप लगा दिया जाता है, तो दिखने में वो सफ़ेद हो जाएंगे। अब प्रयोग क्या है कि इसमें हम लोग उबलता हुआ जल डाल देंगे। उबलता हुआ जल डालने से मोम पिघलना शुरू होगा। जिसकी ऊष्मीय चालकता अधिक है उसमें ज़्यादा जल्दी मोम पिघलेगा और दूसरे क्षेत्र में कम। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को क्या दिखेगा? इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग को दिखेगा कि अलग अलग पदार्थ के क्षेत्र में अलग अलग लंबाई तक मोम पिघलेगा। इससे प्रमाणित होता है कि विभिन्न पदार्थों की ऊष्मीय चालकता विभिन्न है। ऊष्मीय चालकता का मतलब किसी पदार्थ से कितनी आसानी से ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं ऊष्मीय चालकता की परिभाषा। सबसे पहले जान लेते हैं कि किसी पदार्थ से प्रवाहित ऊष्मा किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। मान लो ये एक पदार्थ है, इस पदार्थ के 2 साइड्स हैं जहाँ से ऊष्मा घुसेगी और निकलेगी। इस तरफ से ऊष्मा का प्रवेश, इस तरह से ऊष्मा बाहर निकलेगी। ऊष्मा का परिमाण Q। और अगर हम लोग मान लेते हैं कि पहली सतह का तापमान θ1 मान लेते हैं कि 700 डिग्री सेल्सियस से बहुत गर्म किया है, और दूसरी सतह नॉर्मल टेम्परेचर पर है,
मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस पे है, तो उसका नाम दे दिया हमने θ2। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल इस तरफ भी जितना होगा, इस तरफ भी उतना होगा, इसको हम लोगों ने कैपिटल A नाम दिया। इसके बाद ये जो मोटाई है, इस मोटाई को हमने D नाम दिया। तो यहाँ पे देखा गया कि परिच्छेद का क्षेत्रफल जितना अधिक है उतना ज़्यादा ऊष्मा प्रवाहित होता है। जितना चौड़ा होगा क्षेत्रफल जहाँ से ऊष्मा प्रवाहित हो रही है, उतनी ज़्यादा ऊष्मा प्रवाहित होगी। दूसरा है कि इन तापमान में कितना अंतर है। जैसे यहाँ पर मैंने कहा 700 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री, तो अंतर था 630 डिग्री का, 670 डिग्री का। तो इस तरह से अगर अंतर जितना ज़्यादा होगा दोनों सतहों के बीच तापमान का, उतना ज़्यादा ऊष्मा प्रवाहित होगा, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट है कि पदार्थ की मोटाई से विलोमानुपाती है, मतलब Q समानुपाती 1/D। जितना मोटा होगा ये पदार्थ उतना कम ऊष्मा जाएगा। नेक्स्ट है समय से समानुपाती, जितना ज़्यादा समय के लिए ये प्रक्रिया चलेगी उतनी ज़्यादा ऊष्मा प्रवाहित होगी। इन सब को मिलाकर हम लोग ऐसे एक फॉर्मूला बना सकते हैं, Q = KA θ2 - θ1 × T/D। यहाँ पर K एक स्थिरांक दिया गया है और इस स्थिरांक को बोलते हैं ऊष्मीय चालकता का गुणांक। तो ऊष्मीय चालकता का गुणांक हम लोग यहाँ पे फिर से समझ लेते हैं कि ऊष्मीय चालकता का गुणांक है। इसका मतलब क्या है, जब A मतलब क्षेत्रफल ये 1 होगा, मतलब इकाई, θ2 - θ1 या θ1 - θ2 तापमान में अंतर, वो भी इकाई 1 डिग्री का डिफरेंस, और 1 सेकंड के लिए अगर ऊष्मा प्रवाहित हो, और अगर थिकनेस मोटाई 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर है, तो उस क्षेत्र में देखा जाएगा कि Q और K दोनों बराबर होंगे। कहने का मतलब ये कि K वो Q है जब A θ2 - θ1, टेम्परेचर, टाइम T, D डिस्टेंस, ये सभी एक हैं। तो इसको हम लोग हिंदी में किस तरह से कह सकते हैं, किसी पदार्थ की इकाई लंबाई मतलब D = 1 एवं इकाई परिच्छेद के क्षेत्रफल मतलब कैपिटल A = 1, इकाई समय में मतलब छोटा हाथ का T = 1, 1 डिग्री तापमान के अंतर मतलब θ1 - θ2 ये भी है 1। ऐसे क्षेत्र में जितनी ऊष्मा प्रवाहित होगी उसे ही ऊष्मीय चालकता गुणांक कहेंगे। तो एक लाइन में अगर डायरेक्ट बोलेंगे तो क्या कहेंगे, किसी पदार्थ की इकाई लंबाई एवं इकाई परिच्छेद के क्षेत्रफल से इकाई समय में इकाई डिग्री तापमान के अंतर के कारण जितनी ऊष्मा प्रवाहित होती है उसे उस पदार्थ की ऊष्मीय चालकता का गुणांक कहते हैं। यहाँ पर इसकी SI इकाई जानना ज़रूरी है। इसको आप बिठा के देख सकते हैं, आएगा जूल प्रति मीटर प्रति सेकंड प्रति केल्विन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं ऊष्मीय चालकता के बारे में। एक चार्ट है, ये चार्ट दिखा रहा है कि किस पदार्थ का ऊष्मीय चालकता ज़्यादा है और किसका कम है। तो लिस्ट में ऊपर की तरफ है डायमंड और नीचे की तरफ है वैक्यूम इंसुलेशन, मतलब जहाँ शून्य माध्यम है। और यहाँ पर लगभग हम लोग के दैनिक जीवन में हम लोग बोल सकते हैं कि डायमंड हमारी जानकारी में सबसे अधिक उसकी ऊष्मीय चालकता है, बहुत आसानी से इससे ऊष्मा प्रवाहित होती है। और कम की तरफ अगर देखेंगे तो वायु कह सकते हैं 0.024, ये बहुत ही छोटा नंबर है, इतना कम है वायु का ऊष्मीय चालकता। तो इसका मतलब है वायु अगर दो पदार्थों के बीच में रहे तो ऊष्मा का प्रवाह सबसे कम होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं ऊष्मीय प्रतिरोधकता। ऊष्मीय प्रतिरोधकता का मतलब है कि कितना रुकावट है ऊष्मा के प्रवाह में। ऊष्मीय चालकता के विलोम को ऊष्मीय प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका उल्टा है, ऊष्मीय चालकता का मतलब कितना आसानी से ऊष्मा जा सकता है, ऊष्मीय प्रतिरोधकता का मतलब कितना मुश्किल हो रहा है ऊष्मा को प्रवाह होने में। इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो ऊष्मीय चालकता होगा उसको हम लोग 1/, वो नंबर से डिवाइड कर देंगे, 1/, ऊष्मीय चालकता वही है ऊष्मीय प्रतिरोधकता। मान लेते हैं कि अगर ऊष्मीय चालकता है 5, तो जाहिर सा बात है ऊष्मीय प्रतिरोधकता हो जाएगा 1/5। इसकी SI इकाई ठीक उसके विलोम होगी, सब पावर्स उलट जाएंगे,
प्रति जूल मीटर सेकेंड केल्विन। ऊष्मीय प्रतिरोधकता विद्युत धारा के विद्युतीय प्रतिरोधकता के अनुरूप है। इसका मतलब ये है कि करंट में जैसे प्रतिरोध होता है, मतलब बिजली जाने में कितनी रुकावट है, ठीक उसी के साथ यहाँ पर ये उसी के अनुरूप है, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि ऊष्मा के जाने में कितनी रुकावट है, वो है ऊष्मीय प्रतिरोधकता। तो फिर आज इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही पढ़ चुके हैं और इससे ये लेसन यहाँ पर समाप्त होता है और इससे ऊष्मा का पोर्शन कंप्लीट होता है। अगले दिन हम लोग एक नया वीडियो पढ़ेंगे, देखेंगे नए चैप्टर के बारे में। थैंक यू।